प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और एसपी पर हमला, कहा दोनों ने मिलकर यूपी में खेला खेल। एसपी पर गठबंधन के नाम पर मायावती का फायदा उठाने का लगाया आरोप। अमेठी में अमित शाह और स्मृति ईरानी के रोड शो से पहले प्रियंका का हमला, केंद्र पर अमेठी के साथ नाइंसाफी का लगाया आरोप। कहा स्मृति ने अमेठी खरीदने की कोशिश की। 5वें चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा 4 चरणों के चुनाव के बाद मोदी के चेहरे पर दिख रही है हार। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने को बताया सेना का अपमान। चुनाव प्रचार में शब्दों की मर्यादा टूटने का दौर जारी। कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार बृजभूषण ने मायावती के लिए अभद्र शब्दों का किया इस्तेमाल। 23 मई के बाद मायावती के जेल जाने का किया दावा। और गुरदासपुर से बीजेपी उम्मीदवार सनी देओल के खिलाफ शिकायत दर्ज। रोड शो में भगवान शिव की तस्वीर से बेअदबी का है आरोप। 48 घंटे में माफी की मांग। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 5 खबरों का ये बुलेटिन जो अब तक की बड़ी खबरें हैं, इन पर हमारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपको तमाम वो जानकारी देते हैं जो ग्राउंड जीरो से उनके पास है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के उस हमले की जो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए 4 चरणों के चुनाव के बाद उन्होंने पीएम मोदी पर किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रियंका गांधी अमेठी के अंदर सक्रिय हैं, लगातार वो वहां पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रही है, लेकिन आज अमेठी के अंदर भी राजनीति गर्म रहेगी। अमित शाह का रोड शो वहां होने वाला है। उसके अलावा मोदी प्रतापगढ़ में थे, उन्होंने कई सवाल खड़े किए और खासतौर से गठबंधन पर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। इसके अलावा हम बताएंगे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी के बीच में जबानी जंग लगातार जारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में एक नया खुलासा हुआ है कि 11 लड़कियों के बारे में सीबीआई ने कुछ दावा किया है कि शायद उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस राजनीतिक हमले की जो 4 चरणों के चुनाव के बाद उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के चेहरे से हार झलक रही है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्या उसका रीजन है, जरा सुनते हैं पहले राहुल गांधी खुद क्या कह रहे हैं, फिर कुणाल गोस्वामी हमारे एंकर हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। कुणाल से पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला। हार रहे हैं। मेन मुद्दे रोजगार, किसान, प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार, इंस्टीट्यूशंस पर, और ये काफी क्लियर है। हमारा इंटरनल असेसमेंट और जनरल जो हमारी पुलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। नरेंद्र मोदी जी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कह नहीं सकते, है ही नहीं, ना कोई प्लान है और ना कोई रिकॉर्ड है। वही किसानों की बात है। पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज फ्रैंकली आपको बोलूं, कहीं भी आप चौकीदार बोल दीजिए, एकदम जवाब आता है। बड़े मात्रा में पैसा का दुरुपयोग करना, दारू का इस्तेमाल करना, बांटने का प्रयास करना, और रायबरेली अमेठी में कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एक बौखलाहट, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। बट लेकिन पहली बार जो अमेठी रायबरेली को ये अपने किला मान रहे थे, वो आखिरी किला भी टूटने का समय आ गया है। इसी बौखलाहट के कारण जो प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, उस प्रेस वार्ता से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल पूरी तरह खत्म हो चुका है। जी हां, अभी तक तो आपने देखा होगा कि चुनावी नतीजे आते हैं, चाहे वो बैलेट
पेपर से हो या फिर वो बैलेट बॉक्स से निकलने वाले नतीजे हो या ईवीएम, उसको देखकर आप अंदाजा लगाते हैं या नतीजा निकालते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यहां पर एक दूसरे का चेहरा देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन हार रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का चेहरा देखकर लगता है कि वो हार रहे हैं, और उधर जीवन नरसिम्हा कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि उनकी बौखलाहट देखकर लगता है कि वो हार रहे हैं। कुणाल गोस्वामी, ये कौन सा पैमाना है? देखकर अंदाजा लगा रहे तो चुनाव की जरूरत क्या है? पैमाने की बात खुद राहुल गांधी ने की। उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, इंटरनल असेसमेंट और दूसरा पोलिंग रेशो। शायद यही वो दो चीजें हैं जिसके बिहाफ पर पीएम नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में नामांकन करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि जितना चुनाव हुआ है उसके बाद ये लगता है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो ये ना सोच के चुपचाप बैठ जाए कि भाई हम वोट देना दें, बीजेपी जीत जाएगी, आप मतदान करें। यानी कुल मिलाकर एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो बताती है कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं कि 3-4 चरणों के मतदान के बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आए, और वो अंतिम चरण तक भी नजर आएगा। बहरहाल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे सेना के इस्तेमाल का मुद्दा हो, या पीएम मोदी की छवि का मुद्दा हो, या काले धन का मुद्दा, उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बात रखी। इसके साथ ही राफेल के मुद्दों पर उन्होंने बात की, मगर कुल मिलाकर देखा जाए उन्होंने बार बार कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो देश के साथ नहीं है या सेना का अपमान कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर, वो बिल्कुल सकारात्मक नहीं सोचती। तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि आतंकवाद एक मुद्दा है और हम उस पर ठोस और बेहतर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, वो है किसानों की कर्ज माफी का, बेरोजगारी का और बढ़ती महंगाई का। लेकिन कुणाल, जिस तरह से राहुल गांधी आज भी अपने स्टैंड पे कायम है, उन्होंने कहा मैंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट से, वहां पर मेरा स्टैंड जो था वो गलत था और सुप्रीम कोर्ट में मुझे माफी मांगने की जरूरत महसूस हुई, मैंने मांग ली। लेकिन चौकीदार को लेकर आज भी वो अपनी जगह कायम है कि चौकीदार चोर है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं अंबानी के घर के अलावा पीएम मोदी से कहीं भी बहस करने को तैयार हूं। ये उसी तरह से देखा जा सकता है जिस तरह से वो कहते थे मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, यानी मुझसे बहस करें। वो आज भी अपनी बात पे कायम है। दो चीजें, अंबानी को फायदा पहुंचाना, राफेल को लेकर अपने स्टैंड पे कायम रहना, दूसरा चौकीदार वाले मामले पर अडिग रहना और पीएम मोदी से बहस को बार बार चुनौती देना। क्या लगता है? फिलहाल ये तो मुझे भविष्य में संकेत नजर नहीं आता कि पीएम मोदी का और राहुल गांधी का किसी जनमंच पर आमना सामना होगा, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से एक मुद्दा पकड़कर बैठ गए या पूरी बीजेपी मुद्दा पकड़ के बैठ गई कि पूरी कांग्रेस पार्टी देशद्रोह की राजनीति पर काम करती है, आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ काम नहीं करती और सर्जिकल स्ट्राइक पर उसने कुछ काम नहीं किया, वैसे ही राहुल गांधी राफेल का मुद्दा और चौकीदार चोर है शब्द जैसे स्लोगन्स को पकड़कर बैठ गए। उन्हें मालूम है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वो चौकीदार चोर है जैसे नारे के साथ कर सकते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, वो समझ में आता नहीं कि किस बुनियाद पर कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको नेशनल पार्टी के तौर पर हम किस बिहाफ पर देखें। कल खुद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद पर हैं, जब वो रायबरेली में थी तो वो कह रही थी कि हमने एक एक सीट पर चुन चुन के प्रत्याशी उतारा है, वो या फिर जीतेगा और नहीं जीतेगा तो बीजेपी का वोट जरूर काटेगा। यानी वो कहने लगी है कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी अब महज वोट कटुआ बनकर रह गई है। अब महज जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से वोट काटेगी तो वो सरकार क्या बनाएगी। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अगर देखा जाए राहुल गांधी कमबैक करने के लिए पूरे मुद्दे भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था और भी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोनों तरफ से बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हार रही है। ये अपने आप को जिसे कहते हैं, पहले आपने क्रिकेट में देखा होगा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैप्टन जो है ना अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताते थे, दूसरी खामियां बताते थे, लेकिन ये कहते थे बस हमारा ही पल्ला भारी है। ये एक एग्जांपल याद है क्योंकि मैंने 2 पक्षों के बीच लड़ाई होती हुई देखी थी और पुलिस जब आई तो एक पक्ष बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा तो और बताने लगा कि नहीं 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 हमने कुछ नहीं किया। तो पुलिस ने कहा था चिल्लाकर दबाव बनाने की कोशिश मत करो, माहौल क्रिएट मत करो, हमें निष्पक्ष कार्रवाई करने दो। और कुछ वैसी स्थिति यहां पर आ गई है कि चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सार्वजनिक मंच हो, चिल्लाकर माहौल बनाने की और दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। यानी जनता ये कह रही है कि आप माहौल मत बनाइए, हमको निष्पक्ष काम करने दीजिए, हमें वोट देने दीजिए और वोट है हमारा पैमाना, रिपोर्ट कार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल गोस्वामी। और खासतौर से जनता की बात आप कह के चले गए हैं कि उन्होंने कहा है कि आप दबाव मत बनाइए, हमें निष्पक्ष जो है मतदान करने दीजिए। हालांकि 4 चरण हो चुके हैं, 3 बचे हैं, लेकिन जनता अपने फैसले पर अड़ी गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में आज राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं। अमित शाह भी वहां जा रहे हैं, स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी की वहां फाइट है। प्रियंका गांधी ने वहां पर डेरा डाला हुआ है अपने भाई के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जिम्मेदारी के तौर पर वहां पर उन्हें महासचिव भी बनाया गया और उधर के क्षेत्र का प्रभार भी उनके पास है। ऐसे में उनका एक एक मूवमेंट जो है वो नजर में है। लेकिन
इस रोड शो से पहले अमित शाह के उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनवाते हैं, फिर अपने साथ हम अपने संवाददाताओं को जोड़ेंगे। अनूप त्रिपाठी को उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ उन्होंने अमेठी में देखा। कहते कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो समझ लीजिए इनकी नीयत भी समझ लीजिए, इनकी नीति भी समझ लीजिए। नीयत खराब है और नीति उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है, आपके लिए नहीं। इस देश को मजबूत बनाना है तो इस देश की जनता को शक्ति देनी है। इस देश को मजबूत बनाना है तो आपकी आवाज उठनी चाहिए, आपको दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, हमें शहंशाह नहीं चाहिए इस देश में, लोकतंत्र चाहिए, जनता की आवाज चाहिए। अगर जनता अपनी अधिकार मांगे, आप अपनी अधिकार मांगो, तो आपको दबाने का किसी को हक नहीं है। तो ये जो मैं कह रही हूं ये बात आप अच्छी तरह से समझिए। अमेठी की जनता सबसे जागरूक है, सबसे जागरूक है, क्योंकि आपने हमेशा एक सच्ची राजनीति का समर्थन किया है। हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जुड़ गए हैं अमेठी से सीधे। आपको हम याद दिला दें, परसों छठे चरण का मतदान, 5वें चरण का मतदान होना है 6 तारीख में, और उसके अंदर अगर देखें तो आज शाम को उसका प्रचार थम जाएगा। अनूप, क्या कुछ अमेठी में आज देखा है आपने? देखिए, अमेठी में आज पूरी तरह से गहमा-गहमी का माहौल है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों मतदान होना है, तो लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब से कुछ देर के बाद अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं, उनका वहां रोड शो है स्मृति ईरानी के साथ, और पिछले 48 घंटे से प्रियंका गांधी जो है वहां पर वो डेरा डाले हुई हैं और लगातार वो जनसंपर्क में बिजी हैं, लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं, लोगों को बता रही हैं मोदी की जो नीतियां हैं उनके बारे में लोगों को आगाह कर रही हैं। और तो कुल मिलाकर काफी गहमा-गहमी का माहौल है और बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है अगर अमेठी की हम बात करें तो। और मुझे लगता है कि इस बार जो जीत और हार का अंतर होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने, चाहे वो राहुल गांधी हो या स्मृति ईरानी हो, उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल अनूप, एक चीज इसको अगर देखा जाए लोकतंत्र के लिए बहुत पॉजिटिव मैं मानता हूं, मेरा निजी राय है और राजनीतिक विश्लेषक भी इसको कहते हैं कि अगर नेक टू नेक फाइट होगी तो यकीनन एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सकती है और ये सोचा जा सकता है कि विपक्ष भी वहां पर मजबूत है। लेकिन प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर लगातार हमला बोला और कहा कि लगभग वो 16 बार अपने इस चुनाव के बाद जो है अमेठी आई हैं, एक तरह से उन्होंने निशाना साधा। लेकिन आज वो जिस तरह से बयान दे रही थी, जनता को जागरूक कर रही थी कि आपके अधिकारों को नहीं दबाया जाना चाहिए, आप खुलकर काम कीजिए, ये सब चीजें हैं। उधर आज अगर देखें अमित शाह भी वहां जाने वाले हैं स्मृति ईरानी के फेवर में, और एक माहौल भी बना हुआ है जिस तरह से। तो ये जो आपने कहा है कि नेक टू नेक फाइट होगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो क्या मतदाता पूरा एक तरह से मोटिवेटेड है और वो कहीं ना कहीं मतदान करेगा, चाहे वो किसी के भी पक्ष में करे? देखिए खालिद, जहां तक मेरा मानना है कि परिवर्तन जो है एक शाश्वत सत्य है, सत्य भी है। आप देखिए कि अगर हम बहुत पीछे जाएं, 1984 में जाएं और इलाहाबाद की बात करें, तो हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे बहुत बड़े नेता थे और उनके खिलाफ जो है राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को उतारा था, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अमिताभ बच्चन जो है वो हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे नेता को परास्त कर पाएंगे, लेकिन हेमंती नंदन बहुगुणा हार गए थे। रहा सवाल अमेठी का, तो अमेठी निश्चित रूप से पिछले 15-20 सालों से अगर आप कहें तो राहुल गांधी परिवार का जो है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है और अभी भी माना जाता है कि वो राहुल गांधी परिवार का गढ़ है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में थोड़ी सी मानसिकता जो वहां का मतदाता है उसके मानसिकता में मुझे लगता है थोड़ा सा परिवर्तन आया है। जिस तरह से स्मृति ईरानी पिछले 5 सालों में, या पहले बात कहें कि पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को टक्कर दी, और हालांकि उनके पास समय कम था, और उसके बाद यानी वहां पर जो है राजनीतिक गहमा गहमी रहेगी, टक्कर रहेगी, हार जीत भली किसी की हो। और जिस तरह से अनूप श्रीवास्तव बता रहे थे, अमिताभ बच्चन के हाथों हेमवती नंदन बहुगुणा का हार, उसके साथ ही अगर देखें इसमें सिलसिले में जोड़ सकते हैं राम नाईक जैसे कद्दावर नेता को गोविंदा ने हराया था। राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी मिरेकल्स होते हैं जिसको अगर देखा जाए वो बड़े लोग एंजॉय भी करते हैं और बहुत देर तक याद भी रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अनूप श्रीवास्तव का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर हमारे पास पीएम मोदी से रिलेटेड है। उन्होंने लगातार कांग्रेस पर हमला बोला है, कांग्रेस को तो खास तौर से उन्होंने कहा कि झूठ का पुलिंदा वो कहीं ना कहीं जनता को देना चाहती है। और राफेल के मुद्दे पर अगर देखा जाए पीएम मोदी ने बाकायदा निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी,
और यूपी के अंदर दौरे के अंदर उन्होंने क्या कहा है ये सुन लेते हैं। फिर संजय श्रीवास्तव से बात करेंगे अपने संवाददाता से और पूछेंगे कि यूपी में पीएम मोदी के मौजूदगी का कितना असर उन्होंने महसूस किया। कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया। लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। अब आप देखिए, बहन जी खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती हैं। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, यह अहंकार आपको खा जाएगा, यह अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। जी हां, यूपी के अंदर अगर देखा जाए महागठबंधन को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस ने खास तौर से अगर देखा जाए तो उसका जो पुराना रिकॉर्ड है उसका भी जिक्र किया, राजीव गांधी का भी जिक्र किया, मिस्टर क्लीन का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को भी कहा कि उन्होंने मायावती को धोखा दिया है। और अगर देखा जाए इसमें बातों बातों में उन्होंने कहा है कि मायावती शायद राजनीति कितनी समझ नहीं रखती, वो समाजवादी पार्टी के ट्रैप में आ गई और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब वो समझ गई हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसका मतलब यह भी हो सकता है, जिस तरह से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मायावती जो है वो एनडीए से मिल जाए, ये भी अगर देखा जाए इसको भी इस तरह से लोग देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में त्रिकोणीय जरूर है, सब एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, सब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर उठा रही है और बीएसपी जो है वो कह रही है कि ये जो है नकली अंबेडकरवादी हैं और पीएम मोदी तीनों पर निशाना साध रहे हैं। अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर देखा जाए यूपी की राजनीति में लगातार ट्विस्ट आ रहे हैं, आज आपने क्या महसूस किया? देखिए, प्रतापगढ़ में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है उसके कई मायने हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसकी समझ है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा जिस तरीके से इस समय आपस में टकरा रही हैं, लड़ रही हैं, उसका वो कहीं ना कहीं जरूर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने प्रतापगढ़ की जो धरती है वहां से इस तरह का बयान दिया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने फायदा उठा लिया है मायावती का। तो निश्चित तौर पर इसके जो है सियासी परिणाम आ सकते हैं और जो सियासी फायदा है वो जरूर इसको भाजपा को इसमें जरूर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अनूप, अगर देखा जाए कल ही प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने वहां पर राजा भैया पर निशाना साधा था, जो उनके साथ मंत्री भी रहे हैं, उनके कैबिनेट के अंदर बाकायदा अगर देखा जाए, और अब उनको उनमें खामियां नजर आ रही हैं कि जनता को डराते हैं, उनको बड़ी लेट खबर मिली है। आज वहां पर देखा जाए तो पीएम मोदी मौजूद है, तो प्रतापगढ़ भी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। देखिए, प्रतापगढ़ से जो सिटिंग सांसद है वो हरिवंश सिंह चौहान है, अपना दल के सांसद हैं वो और भाजपा के साथ वो सहयोगी पार्टी के हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में थे पिछली बार और जीते थे। अब चूंकि भाजपा ने राजा भैया का जो वहां पे सियासी प्रभुत्व है उसकी वजह से हरिवंश सिंह चौहान को टिकट न देकर राजा भैया को ही वहां पे मौका दिया है कि वो अपने प्रत्याशी को जिताएं। और यही वजह है कि पिछली बार जब मायावती और अखिलेश यादव मायावती के करीब गए तो राजा भैया ने दूरी बना ली और राजा भैया का सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं आसपास की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उठाना चाहते हैं। इसीलिए आज प्रतापगढ़ में इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी ने दिया है।
जी, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि पीएम मोदी ने एक तरह से एक तीर से तीन निशाने साधे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, कांग्रेस को भी लिया और कहीं ना कहीं बहन जी को भी ये टारगेट करने की कोशिश की है कि उनके साथ धोखा हुआ है और चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े तो उनका भी सॉफ्ट एक रुख सामने आ सकता है। जी खालिद जी, सीधी सी बात है और साफ बात है कि भाजपा का और नरेंद्र मोदी का सीधा इशारा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मायावती का जो वोट है वो हासिल करके अपनी सीटों की संख्या या फिर जो जीती हुई सीटें हैं उनको बढ़ाना चाह रही है, फायदा लेना चाह रही है। कहीं ना कहीं छुपा हुआ मैसेज मायावती तक जा रहा है। चुनाव बाद क्या नया समीकरण बनता है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए अपने विकल्प खुले रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। कई निशाने हैं, कई। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप त्रिपाठी, आप नजर बनाए रखे और खास तौर से आगे क्या डेवलपमेंट होगा उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको ले आते हैं दिल्ली वापस। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी एक दूसरे पर जबानी हमला कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि शायद हमारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगेंगे कि कोई किसी को नचने वाला बोले, नचनिया बोले। वो जरा उनसे ही सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। पांडे जी को नहीं आता, मनोज तिवारी नाचता बहुत अच्छा है। पांडे जी को नाचना नहीं आता, पांडे जी को काम करना आता है। इस बार काम करने वाले को वोट देना, नाचने वाले को वोट मत देना। नाचने वाला कोई काम नहीं आएगा, काम करने वाला काम आएगा। कि अरविंद केजरीवाल इस समय अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्होंने जिस प्रकार से मनोज तिवारी को गाली दिया है, मैं समझता हूं उनको अच्छी तरह पता है मनोज तिवारी कौन है। मनोज तिवारी पूर्वांचल के लोगों के मन में जगह बनाया है पिछले 20-22 वर्षों में, और हम उनके लिए वो काम करते हैं जिससे वो समाज गौरव फील करे। और हम लोग पूरे समाजों को, अलग अलग समाजों को, जो देश के अन्य लोग हैं, उनको हम लोग बहुत हृदय से जोड़ के चलते हैं। ये पूर्वांचल समाज की पहचान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुझे गाली दे करके वो सीधे सीधे उन्होंने पूर्वांचल समाज का अपमान किया है, जिसके बल पे वो गद्दी पे आए थे, सत्ता में आए थे। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, पहली बार देख रहे हैं कि कोई शख्स अपने उम्मीदवार की तारीफ नहीं कर रहा बल्कि दूसरे की तारीफ कर रहा है। लेकिन किस अंदाज में आपने देखा होगा कि जो तारीफ कर रहे हैं वो मनोज तिवारी की कर रहे हैं कि उनको नाचना बहुत अच्छा आता है, मेरे कैंडिडेट को नाचना नहीं आता। इसको किस तरह से देखा है, राजनीति या बदजुबानी? हाँ, देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जो है, जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं, नॉर्थ दिल्ली से दिलीप पांडे के प्रचार में गए थे। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी पर एक नए अंदाज से जो है उसे कहीं हमला बोला था। क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा था कि मनोज तिवारी को नाचना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमारे दिलीप पांडे को काम करना ज्यादा अच्छा है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि नाचने वाले को वोट देना है या फिर काम करने वाले को। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो वो सीट है उसमें पूर्वांचल जिस सीट से मनोज तिवारी मौजूदा सांसद है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे वहां पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर आपने देखा पूर्वांचल के लगते हैं। जी आजाद जी, ये दिलीप पांडे भी शायद पूर्वांचल से ही संबंध रखते हैं, शायद ऐसा जानकारी मिल रही है। हाँ, देखिए, क्योंकि सीट की अगर बात की जाए तो वो सीट सबसे, अगर दिल्ली की सबसे हॉट सीट देखी जाए तो वो वही सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। क्योंकि वहां से दिल्ली की सीएम, पूर्व सीएम जो है शीला दीक्षित वहां से चुनावी मैदान में है, तो उधर मनोज तिवारी। पूर्वांचल वोटों की अच्छी खासी संख्या है, तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है, इसको लेकर लगातार आपने भी जिस तरह दिखा रहे थे, मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों का ये अपमान है। तो बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। लेकिन तरुण, एक सवाल बनता है, मनोज तिवारी बिल्कुल अपने आप को कह रहे हैं कि वो पूर्वांचल समाज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है, और क्या पूरे समाज का अपमान है या ये सिर्फ मनोज तिवारी को एक तरह से टारगेट किया है? देखिए सर, पूर्वांचल उन्होंने जो जिस तरह से अगर अरविंद केजरीवाल के बयान को देखा जाए तो उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का जिक्र तक नहीं किया। क्योंकि बीजेपी के क्योंकि अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जो पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी को अब इसे पूर्वांचल के लोगों से जोड़कर देख रहे हैं। खुद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान है। हालांकि इस बयान को अगर देखा जाए, जिस तरह ये बयान दिया है वो बेशक निंदनीय हो सकता है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों से जोड़ के मनोज तिवारी की अगर बात की जाए तो वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार जो बीजेपी के
लेकिन तरुण, सबसे बड़ा सवाल यही है, एक लास्ट सवाल, कि लगातार इलेक्शन कमीशन जो है कार्रवाई कर रहा है, बदजुबानी पर लगातार लोगों पर अंकुश लगा रहा है, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर देखा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल का बयान अपने आप में विवादित भी है। क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान लिया? हाँ देखिए, क्योंकि ये कल शाम का यह बयान दिया गया, हालांकि बीजेपी की तरफ से जो है इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं की गई है। अगर बीजेपी इस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग जाती है तो चुनाव आयोग अवश्य कार्रवाई करता है पूरे बयान को देखने के बाद। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो तो अब अभी तक जो बातचीत हुई हमारी बीजेपी के नेताओं से, वो बयान की तो निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम जो लोग हैं बीजेपी के, वो अरविंद केजरीवाल के इस बयान को पूर्वांचल से जोड़कर देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब बीजेपी चुनाव अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर जाएगी या फिर इसी तरह जिस तरह से बाइकें। आप नजर बनाए रखें तरुण शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की। हालांकि उसकी जिक्र हम उस लिहाज से नहीं करना चाहते क्योंकि अभी नया डेवलपमेंट हुआ। सीबीआई ने एक बयान देकर कुछ इस तरह की बात कही है कि वहां पर एक पोटली में कुछ ऐसी हड्डियां मिली हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि 11 जो बच्चियां थी वहां पर उनकी हत्या कर दी गई है। इस पर पॉलिटिकल क्या रिएक्शन है, पहले वो सुनवाते हैं, फिर निशांत राय से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रिजेश ठाकुर अकेले रेप तो किया नहीं होगा 35-36 बच्चियों का, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्री से लेकर के कई ऐसे खास लोग हैं नीतीश कुमार जी के जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब तो 11 बच्ची जो गायब हो गई, मर्डर हो गया, जिसका हड्डी बरामद हुआ है, ये तो अब सबूत है। लेकिन आप देखिएगा बाकी बच्चियां भी गायब हैं, कहाँ हैं अब तक किसी को कुछ नहीं पता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये मुख्यमंत्री ने एफआईआर इतना लेट क्यों करवाया? ब्रिजेश ठाकुर को हमेशा संरक्षण क्यों देने का काम किया? पीआरडी डिपार्टमेंट से ऐड क्यों? हमारे साथ निशांत राय जुड़ चुके हैं। निशांत, अगर देखा जाए बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस वक्त इस पर जांच हो रही है और उसके अलावा अभी सीबीआई ने जो एक्यूज हैं, जो उनकी निशानदेही पर एक पोटली बरामद की है जिसमें हड्डियां मिली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 11 जो बच्चियां गायब हैं उनकी हत्या हो चुकी है। अपने आप में गंभीर मामला है सुशासन बाबू के पूरे सुशासन पर। जाहिर सी बात है कि अगर 11 बच्चों की हत्या हुई है और उनको वहां दफनाया गया है तो वहां पर स्थानीय पुलिस, एलआईयू, जो तमाम एजेंसीज हैं स्टेट की, उन पर सीधी सी बात है कि उन पर लापरवाही का आरोप लगता है। हालांकि इस पर जेडीयू की तरफ से सफाई आई है। जेडीयू का कहना है कि जो मंत्री थे उनको सस्पेंड किया जा चुका है, जो तमाम एक्यूज हैं उन्हें बिहार पुलिस ने ही अरेस्ट किया है। निशांत, थोड़ा सा समय भी कम है और दूसरी बात ये कि इस पर ज्यादा बोलने का हमें वो भी नहीं है क्योंकि अभी नया डेवलपमेंट है, उसी पर हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम बता दें कि 11 जो बच्चियां वहां से गायब थी उनकी हत्या होने की आशंका अभी फिलहाल जताई जा रही है क्योंकि सीबीआई का कहना है कि जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो शायद निशानदेही के बाद हुई हैं। ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। और 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत।